सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस। सर नेचुरल प्रेगनेंसी में एक्टोपिक हुआ है तो क्या आईवीएफ करवाने से भी एक्टोपिक हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो जब मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या किसी को यदि एक्टोपिक हुआ तो उसको नेचुरल प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, यदि नेचुरल नहीं हो रही तो आईवीएफ कराएं तो एक्टोपिक होने का खतरा ज़्यादा है कि नहीं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप, ये यूट्रस है और ये ट्यूब्स हैं, ये ओवरी है, यहाँ से एक नॉर्मली निकल के इधर आता है, यहाँ से स्पर्म जाके यहाँ फर्टिलाइज करता है। ये मैं हर बार बताता हूँ। इस फर्टिलाइज्ड एग को फिर ट्यूब में मूवमेंट से बच्चेदानी में भेज दिया जाता है, यहाँ बढ़ता और पनपता है, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। स्पर्म छोटा होता है तो पहुँच जाता है, एक बड़ा होता है 60 माइक्रोन का, तो ये जब एम्ब्रियो बनाता है तो जब ये चलता है इस ट्यूब में, यदि इसकी भीतर की लाइनिंग यदि स्मूथ ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तो ये फंस जाता है। जब ये फंस जाता है तो एम्ब्रियो यहीं बढ़ने लगता है। बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ जाती है, बट ट्यूब बच्चे के साथ नहीं बढ़ती और फट जाती है। जब यूट्रस के अलावा कहीं पर भी प्रेगनेंसी हो तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यदि ट्यूब में है तो उसको ट्यूबल एक्टोपिक बोलते हैं। अब जो ट्यूब है, चूंकि ये फट जाती है तो अधिकतर इसको हम, यदि बहुत अर्ली आए तो हम मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका हम ऑपरेशन करके ट्यूब को निकाल लेते हैं। अब बात आती है जो दूसरी ट्यूब बची है, यदि इससे अच्छी होती तो ये काम कर चुकी होती। इसका मतलब जो बची ट्यूब है वो इससे ख़राब है, तभी आपको इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा। अब जब आप इसमें हमारे पास में आईवीएफ कराने आते हैं, हम आपका एग बाहर निकालते हैं, स्पर्म मिला के, भ्रूण बना के, ब्लास्टोसिस्ट बना के हम फिर से इसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखा गया है कि डे 3 के एम्ब्रियो यदि हम करें, जो कि डे 3 यहाँ रहता है, तो अधिकतर ये इधर पहुँच जाता है दूसरे ट्यूब में, तो यहाँ यदि बढ़ गया तो यहाँ एक्टोपिक हो सकता है। पर यदि डे 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो ये यहाँ जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि डे 3 का यूट्रस में जो एक्टिविटी है, ट्यूब की जो एक्टिविटी है, वो इस एम्ब्रियो को यहाँ लाने के लिए लगातार करती रहती है। तो जब ऐसा होता है तो ये कई बार इसको खींच भी लेती है। बट जब आप ब्लास्टोसिस डे 5 में करते हैं तो नेचर भी डे 5 ट्रांसफ़र कराती है, उस समय यूट्रस क्विसेंट होता है, मतलब शांत होता है, तो एक्टोपिक होने का चांस कम रहता है। सर एंडोमेट्रियोसिस का क्या इलाज है? एंडोमेट्रियोसिस का इलाज प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी होने से एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता, और एंडोमेट्रियोसिस होने से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में बहुत सारे दवाइयाँ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ले आती हैं, बट एंडोमेट्रियोसिस जो ही दवाई बंद करो तो फिर से प्रकट होती है। एनोमली स्कैन में कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट आया है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने एक कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट का ही केस देखा था। उसमें कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट कैसा दिख रहा है, कितने हैं, साथ में एसोसिएटेड एनोमलीज हैं कि नहीं बच्चे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम या तो एंटी स्कैन कर रहे हैं या फिर टारगेट स्कैन कर रहे हैं। कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट यदि बड़े हैं तो ट्राइसोमी 18 का ध्यान रखना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी किसी भी बच्चे में किसी तरह की एनोमली मुझे दिखती है तो मैं पेशेंट को एक ऑफ़र करता हूं कि आप एमनियोसेंटेसिस करके बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट या सब माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं वो पता कर लें, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप 99% श्योर नहीं हो सकते। नेचुरल प्रेगनेंसी में 4 बार हार्ट बीट नहीं आई तो क्या आईवीएफ कराने पर भी ऐसा हो सकता है? 4 बार यदि आप नेचुरल प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आपको आईवीएफ कराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट जो हार्ट बीट नहीं आई तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, यदि उसको आप देख लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफेक्ट, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई सब माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट है कि नहीं, तो पेरेंट का जांच होना भी ज़रूरी है। ये चीज़ें पहले वर्कअप कर लें, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी लें या फिर आईवीएफ के लिए जाएं। रेट्रोवर्टेड यूट्रस में आईयूआई पॉसिबल है क्या? रेट्रोवर्टेड यूट्रस इज ए नॉर्मल यूट्रस, आप एंटीवर्टेड या रेट्रोवर्टेड किसी में भी आईयूआई करा सकते हैं। सर आईवीएफ में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं या नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं? मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो मिसकैरेज के जो रेट हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, वो ऑलमोस्ट सेम है नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में। बट ये देखा गया है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी में मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होते हैं।
उसका एक रीज़न है। वो रीज़न इसलिए है कि लेडी इनफर्टाइल क्यों है, उसके यूट्रस का जो मसल का जो पावर है वो कम रहता है। तो जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है यूट्रस की, ये यूट्रस है, ये भीतर उसका बच्चा है और ये यूट्रस का मुंह है जो एक इलास्टिक नए मोजे जैसा होता है। ये जो इसकी मसल की जो पावर है, ये अधिकतर ये देखा गया है कि जो इनफर्टाइल लेडी होती है, जिनको बहुत सालों तक प्रेगनेंसी नहीं हुई और आईवीएफ से प्रेग्नेंट हुए, उनमें इसका इनकॉम्पिटेंस होना एक खतरा रहता है। ये समझ में नहीं आता कई बार कि ये क्यों हुआ, और कई बार इसकी सर्वाइकल लेंथ भी मोर देन 35 मिलीमीटर रहे फिर भी ये हो जाता है। दूसरा, वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न इन मिड ट्राइमेस्टर लॉस इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि ब्लैडर में आपके यूरिन में इन्फेक्शन हुआ तो जो ब्लैडर की मसल है और जो यूट्रस का मसल है, ये दोनों का जो ओरिजिन है एम्ब्रियोलॉजी में, जो दोनों की मसल का जो शुरुआत है वो एक ही जैसी है। तो यदि यहाँ पर कुछ उत्तेजना होगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कई बार इधर पास हो जाते हैं, इससे ये कई बार बाहर निकल आता है। तो ये थोड़ा सा तो मिड ट्राइमेस्टर लॉसेज आईवीएफ में ज़्यादा होती हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए इस सेशन में। आप यदि इस चैनल को अभी तक आप देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जो नए जानकारी भरे हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आप तक पहुँचे, आप तक उसकी जानकारी पहुँचे। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज और आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम पेज पर जाके भी अपने सुझाव और क्वेश्चन रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।